नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। महंगाई को लेकर संसद में हंगामा हुआ, सड़क पर भी हंगामे की तैयारी है। सच ये भी है कि महंगाई लगातार जारी है। सरकार कहती है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, वहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं और हम यहां गरीबों को खाना मुफ्त दे रहे हैं। क्या ये कम है? तो विपक्ष कह रहा है कि गरीबों के आटे से लेकर बच्चों की पेंसिल तक पर जीएसटी लगा दिया गया। अब तो कच्ची सब्जियां ही खानी पड़ेंगी क्योंकि आटा, तेल, मसाला, गैस सब महंगा हो गया है। सच ये भी है कि ज्यादातर सब्जियां बीते साल के मुकाबले 50% से ज्यादा महंगी हुई है। गेहूं 11% महंगा हो गया है और 5% जीएसटी के बाद 5% और महंगा हो गया। तो सवाल यह है कि क्या रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंची मुद्रास्फीति के बीच में जनता को महंगाई से राहत मिल पाएगी? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस जनता के साथ कनेक्शन स्थापित करने में संघर्ष कर रही है? क्या अब सड़कों से संसद तक संघर्ष के जरिए जनता को साथ लेने या साथ लेने की कोशिश की जाएगी? महंगाई ने जनता की रसोई को तहस नहस कर दिया है, लेकिन क्या यही महंगाई विपक्ष को मजबूत कर देगी, कांग्रेस को मजबूत कर देगी और क्या बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर पाएगी? आज बात इसी मुद्दे पर। कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, ईंधन में आग लगा है। अब तो हम झेल रहे हैं पैंडेमिक, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, चाइना में जगह जगह पर लॉकडाउन और आज भी ग्लोबल ट्रेड नॉर्मलसी तक नहीं पहुंचा। फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं हमारी इन्फ्लेशन को 7 और 7 के नीचे रखने के लिए। जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाना और सड़क पर जनता के मुद्दों के साथ सरकार पर दबाव बनाना, ये दरअसल विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या यह जिम्मेदारी विपक्ष बखूबी निभा पा रहा है या फिर विपक्ष के डाइवर्ट फोकस ने उसे जनता की नजर में फोकस में आने से ही रोक रखा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता आरपी विजय जी, अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनडी माथुर जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। आरसी चौधरी जी, पहला सवाल आपसे सर, 5 अगस्त से महंगाई के खिलाफ राजभवन का घेराव होगा, प्रधानमंत्री आवास का घेराव होगा। आज भी लोकसभा के अंदर महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए। मेरा सवाल यह है कि क्या जनता के साथ जुड़ने के लिए अब कांग्रेस को लगने लगा है कि जनता से जुड़े मुद्दे ही उठाने पड़ेंगे? ईडी के मामले में जनता को साथ लेने की कोशिश उतनी सफल नहीं हो पाई जितनी सोच रहे थे, तो फिर वापस फोकस जनता के मुद्दों पर। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव जनता की आवाज को मुखर करने का प्रयास किए हैं, चाहे वो सदन से लेकर सड़क तक कहां पे भी जो लड़ाई लड़नी हो। महंगाई के मुद्दे भी मैं एक लंबी श्रृंखला रख सकता हूं जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने मूवमेंट किया और उसकी प्रत्यक्षदर्शी बनी हेल्थ इंडिया। आपने कहा ईडी को लेके, ईडी एक एजेंसी, जो केंद्रीय एजेंसी, जो लोकतंत्र की स्तंभ होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र को खतरा किसी भी चीज से होगा तो उसकी आवाज को मुखर करने का हम लगातार जरूर काम करेंगे। ईडी ने उन मीडिया पे भी छापे लगाए, उन मीडिया को भी परेशान किया जिन्होंने जनता की आवाज को कोविड के दौरान मुखर करने का प्रयास किया था। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मंच पे, लेकिन उन्होंने उस हर व्यक्ति को परेशान किया जिन्होंने जनता की आवाज को मुखर किया। इसे लोकतंत्र के अंदर जो जनता की आवाज को दबाने का प्रयास जो एजेंसी करेगी, हमने उसके खिलाफ भी बोला। लेकिन सर, जो गड्डियां मिल रही हैं, जो बड़ी बड़ी गड्डियों से ईडी लिखा जा रहा है, वो आसमान से नहीं टपक रही हैं, घरों से ही निकल रही हैं। वो 50-50 करोड़ भी घर से ही निकल रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं आ रहे। वो कांग्रेस के विधायकों की गाड़ियों से पैसे भी किसी ईडी ने नहीं डाले, वो खुद ही डले हुए हैं। और अगर ईडी से समस्या होती तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ तो करता। उसने, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की एक भी पावर को डिसॉल्व करने की कोशिश नहीं की। तो वापस सवाल पे आता हूं, क्या लगता है कि महंगाई के मुद्दे पर जनता आपके साथ जुड़ पाएगी? आप सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आप आरोप लगा के छोड़ देते हैं। ये ना सिर्फ हेल्थ इंडिया करती है, कांग्रेस के साथ में हर वो चैनल करता है जो कहीं ना कहीं अपने आप को सप्रेस महसूस करता है। आपने कहा कि कांग्रेस की विधायक के गाड़ियों के अंदर पैसा मिला, गाड़ी कमाई मिली। वो जो कांग्रेस के जो विधायक है हुगली से आज शाम जा रहे थे एक मुख्यमंत्री के साथ में
जिन्हें टोकन मनी लेके एक चुनी हुई सरकार को गिराना था। ये ना सिर्फ उस राज्य की बात झारखंड की हो रही थी, देश के अलग अलग हिस्से में चुनी हुई सरकारें गिराई गई। अगर लोकतंत्र के अंदर नैतिकता होती तो आप बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो संसद के अंदर बोला था वो पूरे देश से सुना था। आप बात करते हैं अशोक गहलोत की, जब भरू सिंह शेखावत की सरकार को गिराया जा रहा था, अशोक गहलोत प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा हम लोकतंत्र की हत्या नहीं करेंगे। इसलिए सर डाइवर्ट हो गए, मैं तो बात ही वही कर रहा हूं कि क्या पूरा फोकस है। मैं वापस सवाल कर रहा हूं सर, आरसी चौधरी जी वापस सवाल कर रहा हूं, क्या महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ये महसूस करी है कि जनता का जुड़ाव हो जाएगा? क्योंकि महंगाई है, ये मैं भी मान रहा हूं महंगाई है, फर्स्ट इंडिया ने कई बार आंकड़े दिखाए हैं। क्या महंगाई के मुद्दे पर जनता को जोड़ पाएंगे? मैं साधुवाद करना चाहता हूं जितेंद्र सोलंकी का और फैक्ट इंडिया का, क्योंकि फैक्ट इंडिया के ऊपर आज उस संसद की तमाम बहस चल रही थी। उस बहस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से एक व्यक्ति के देश के प्रधानमंत्री के महिमा मंडल में लगे हुए थे और जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, चाहे उज्ज्वला योजना का हो, चाहे प्रधानमंत्री निवास हो, चाहे जन धन योजना के खाते हो, उन्हें कहा कि इस देश के अंदर महंगाई नहीं। जिस प्रकार से वित्त मंत्री ने कहा था कि आलू महंगे होने से क्या होगा, मैं तो आलू खाती नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कभी महंगाई हो नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये साहस नहीं रहा, ये नैतिक बोध नहीं रहा। जिस बात का आप दम भरते हैं, आप कहते हैं महंगाई है, लेकिन बीजेपी के सांसद ने एक चीज बात को स्वीकार सर किया, सब्जी बदल देते हैं, उन्होंने आलू के लिए नहीं, दरअसल उन्होंने प्याज के लिए बोला था। चलिए वापस मैं आपके पास आऊंगा, आरपी विजय जी, कहीं बीजेपी को ऐसा तो नहीं लगने लगा है कि विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर ही नहीं पा रहा, तो फिर जनता को राहत देनी क्यों? क्योंकि जनता तो खुलकर कुछ कह ही नहीं रही है। विजेंद्र जी, आप सबको पता है कि इस समय वर्ल्ड में ये महंगाई क्यों बढ़ रही है। ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे विश्व की प्रॉब्लम है और उसके रीजन्स में जाना पड़ेगा। आपने कभी 100 साल के बाद में कोई पेंडेमिक, जो 2020 की पेंडेमिक आई है, उससे 100 साल पहले वो पेंडेमिक आई थी, तो कांग्रेस के इतिहास में तो कांग्रेस ने तो देखी नहीं, वो प्रॉब्लम उनके साथ आई नहीं। उसके बाद में देखो विजय जी, सर आप तो अच्छे जानकार हैं आंकड़ों के, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। जरा बताइए 2020 2021 दोनों के अंदर बीजेपी पार्टी को कितना फंड मिला है, उसमें कोई कमी आई है? बताइए सर। मैं आपको बताऊं, फंड मिलने का आज की तारीख में आपको बताता हूं मैं, आपका जीएसटी कलेक्शन आज ही आया है। सर मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूं, बताइए कितना फंड हो गया? नहीं, फंड किस बात का हो गया? बेसिकली क्या होता है कि ये तो ओपन होता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, सबके लिए है। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप भी ला सकते हो, कांग्रेस में अगर कैपेबिलिटी तो वो भी ला सकती है। ये तो डिपेंड करता है ना वो क्या काम कर रहे हैं, वो जनता के हित में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई भी आदमी अगर किसी आदमी को पैसा देता हो तो ट्रांसपेरेंसी के साथ दे रहा है, वो कोई अलग से दे नहीं रहा। ये आज किसी को भी दे रहा है तो ऑनलाइन दे रहा है, वो आप भी ले सकते हो, कांग्रेस भी ले सकती है, बीजेपी भी ले सकती है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले सकती है। देश में आज के दौर में महंगाई दर क्या है और बेरोजगारी दर क्या है? सर मैं बताऊं, महंगाई दर जो है आज की तारीख में, जो आपके पेंडेमिक के टाइम भी +-4% 2% हुआ करता है, आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से रही है, बट इस बार पहली बार 7.1% हुई है, उसको भी नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड में ये भी सबसे लोवेस्ट है इमर्जिंग मार्केट के अंदर। अपन को ये देखना पड़ेगा कि इमर्जिंग मार्केट की बात कर रहे हैं अपन कोई पाकिस्तान की, श्रीलंका की या इसकी बात नहीं कर रहे हैं, उनकी तो पोजीशन बहुत हमसे ज्यादा खराब है। पहले जो उदाहरण देते थे श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान का, आज वो चीज नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं विजेंद्र जी, जो आप बात कर रहे हो, एक्चुअली जो आज की तारीख में इमर्जिंग मार्केट में, इमर्जिंग जो हमारे जो मार्केट्स हैं उनके अंदर सबसे अगर कम है तो हमारी यहाँ पे इन्फ्लेशन है। आप ये देखो, आज जो कांग्रेस वाले जो बात कर रहे हैं, इनसे ये तो पूछो कि 8 से 13 के बीच में आपका इन्फ्लेशन रेट क्या था? बुरा मत मानिए सर, 10 से 13%। बताइए 25 किलो से नीचे आटा कौन सा उद्योगपति खरीदता है? बताइए मुझे। मैं आपको बता दूं, 25 किलो से आटा की बात नहीं है, अगर आपका पैक्ड फूड है सर, बात है 25 किलो से नीचे पे जीएसटी लगा दिया। मैं बताता हूँ, आम आदमी खरीद के लाता है 1-2 किलो। मेरी बात तो सुनो सर, बेसिकली ये लगा है आपका पैक्ड फूड पे, तो पैक्ड में तो आपका कोई सा भी होगा तो कौन आदमी लेगा? आम आदमी जो आज 70% तो हमारी आबादी गाँव में रहती है, वो तो खरीदती नहीं है। यहाँ का जो गरीब है, दलित है, उनको 80 करोड़ आदमी को वैसे ही राशन के थ्रू पैसा मिल रहा है। तो एक बात, तो गरीबी मैं आज समझ में नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को थोड़ी सी तकलीफ, मैं भी मान रहा हूँ, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, मेरे को भी तकलीफ हो रही है, बट देश के लिए कोई तकलीफ तो हमको बहुत झेलनी पड़ेगी। मुझे बताइए, जिनको अभी प्रधानमंत्री की तरफ से खाद्य सुरक्षा योजना में अन्न दिया जा रहा है, वो कितना आंकड़ा है बताइए सर? 80 करोड़ आदमियों। ठीक है, 80 करोड़ को आप मानते हैं ना कि वो अन्न भी नहीं खरीद पा रहे हैं?
नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, अन्य आज की तारीख में जो आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो, सबसे ज्यादा मैं जो सवाल कर रहा हूं सर, उसका जवाब दीजिए ना। इम्पैक्ट आ रहा है सर। 80 करोड़ महीने ना ज्वाइन भी नहीं खरीद पा रहे लॉजिकल हैं। बात करते हैं, लॉजिकल बात के अंदर ये होता है 80 करोड़ आदमी वो है जिनको जरूरत है। महंगाई का असर उनके ऊपर ज्यादा पड़ा है, महंगाई का असर मेरे भी पड़ा है, मैं भी मिडिल क्लास आदमी हूं। बट देश के लिए या ऐसी परिस्थितियां आने के लिए हमको कुछ त्याग करना पड़ता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री त्याग ही तो करते आ रहे हैं। 2014 से कड़वी घुट्टी पीते आ रहे हैं। आप 2014 से पिला क्या रहे हैं? कड़वी घुट्टी तो पिला रहे हैं सर। देखो सर, कड़वी घुट्टी देखो, अगर हालात ये हो गए कि रेलवे की कड़वी तरफ घुट्टी से दी जाती है, रेलवे की तरफ से आज कोई गेहूं तो खिलाएगा नहीं, कोई वो भी वापस ले लिया मिठाई आपने। खिलाएगा नहीं। हरियाली थी, समझ के अपन को ये तो देख, बीमार आदमी को तो आज अगर हमारे कोई तकलीफ है तो उसके लिए तो कड़वी घुट्टी देनी पड़ेगी। वो जिसको हम रेवड़ी कहते हैं और मैं उनको जनता की मूलभूत आवश्यकता कहता हूं, क्या बीजेपी अब उस रेवड़ी कल्चर से खुलकर अलग हो रही है और कह रही है कि नहीं, आप अगर आप एक ईंट का पत्थर भी उठाएंगे तो फिर उसको आपको पैसा देना पड़ेगा? एंडी माथुर जी, क्या यही कल्चर अब आगे रहेगा कि कुछ भी मुफ्त नहीं मिलेगा, आपको मोटी जेब कटानी पड़ेगी और उसके लिए कमा सकते हैं तो कमाइए, वरना देखिए अपना? देखिए सोलंकी साहब, एक शायर ने कहा है कि समंदर में कश्तियां तो बहुत होती है लेकिन हर एक कश्ती को किनारा नहीं मिलता। और ये महंगाई की कश्ती ऐसी है जिसे सरकार किनारे पर नहीं ला पा रही है। और न केवल सरकार किनारे पर नहीं ला पा रही है बल्कि विपक्ष भी इसको कोई ऐसा मुद्दा नहीं बना पा रहा है जिससे सरकार इतनी अलर्ट हो कि उसको किनारे पे लाए। जी, कुल मिलाकर जो महंगाई बढ़ी है उसका खास कारण जो है ये फ्रीबीज ये जिनकी आप बात कर रहे हैं कि हम जो फ्रीबीज दे रहे हैं, चाहे वो अनाज पे हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र पे हो, चाहे वो पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी फ्रीबीज दी गई हैं, धीरे धीरे हमें इन फ्रीबीज को ख़त्म करना पड़ेगा। चाहे जितनी भी सब्सिडीज हम दे रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच इन द इकॉनमी। अगर हम फ्री लंच देते रहेंगे तो जो टैक्स पेयर है वो नाराज़ हुआ कि पैसा तो मैं देता हूँ, टैक्स का खर्च किसी और पे होता है, वोटर पे खर्च हो रहा है, जो नॉन वोटर है जो टैक्स दे रहा है या जो ज़्यादा टैक्स दे रहा है उस पर खर्च नहीं हो रहा है। तो महंगाई की कश्ती किनारे पर नहीं आ पा रही है। एक्सपांशनरी हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी रही है पेंडेमिक के दौरान, फ्रीबीज जो रहे हैं, सब्सिडीज जो हमने बांटी है, या पेंडेमिक में वास्तविक परिस्थितियां भी खराब रही हैं, इन सब की वजह से महंगाई बढ़ी। नहीं तो आपको लगता है जो 5% का जीएसटी छोटी चीजों पर लगाया गया, ये दरअसल वही रिवर्स प्रोसेस है कि चलिए इनको मुफ्त में बहुत सी चीजें दी जा रही हैं तो कम कम कर इनसे वापस खींचा जाए? बेसिकली जीएसटी जो लगाया और रेवेन्यू अर्निंग की वजह से लगाया कि भाई रेवेन्यू बढ़ाया जाए किसी तरह से, और इसका आम आदमी पे फर्क पड़ेगा ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन अगर हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का एक मिक्सचर काम में लें, यदि हम रुपी ट्रेड पर जैसे अभी आए हैं इससे फ़ायदा होगा, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी सेल करने से फ़ायदा होगा, इन सब प्रयासों को करें लगातार तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, रेगुलेशन किया जा सकता है। मिथिलेश जैमिनी जी, क्या आज के दौर में मैं मानूं कि एक दौर वो हुआ करता था जब महंगाई के मुद्दे पर सरकारें गिरती भी थी और सरकारें बनती भी थी, लेकिन आज की तारीख में महंगाई के मुद्दे पर ना सरकार के कानों पे जूं रहेंगे ना विपक्ष उसको गंभीरता से लेगा, हम उस दौर में आके खड़े हो गए हैं? देखिए विजेंद्र जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज मुल्क में ऐसा कोई सशक्त विपक्ष नहीं बचा है। एक दौर वो था जब ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर टैक्स बढ़ गया था तो राजस्थान विधानसभा का घेराव कर लिया गया था, पेट्रोल पे 10 पैसे बढ़ जाते तो जनता सड़क पर आ जाती थी। पिछले दिनों अशोक गहलोत ने महंगाई के मुद्दे पर बहुत बढ़िया रैली की, लेकिन इनके जो पीआरसी कॉरपोरेट कंपनी है, प्रियंका राहुल सोनिया, उस कंपनी के राहुल गांधी ने आके हिंदू और हिंदुत्व पर ले गए। तो महंगाई के मुद्दे पे जब तक कांग्रेस नहीं खड़ी होगी, कांग्रेस की खटिया खड़ी होती रहेगी। ईडी के मामले में जनता जुड़ नहीं रही है, सबको पता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महंगाई के साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, राजस्थान में सीएमआई के हिसाब से सबसे ज्यादा है, राजस्थान और हरियाणा में। यूपी में कम है, एमपी में कम है, झारखंड में कम है। जो वसुंधरा राजे 13% पे छोड़ के गई थी बेरोजगारी की दर, आज 30% क्रॉस कर रही है। अगर घर में कमाने वाले ज्यादा होंगे, इनकम ज्यादा होगी तो महंगाई का असर नहीं पड़ेगा, उस पर काम नहीं किया जा रहा। और तीसरा सबसे अहम मुद्दा है कि महंगाई को अब जनता मुद्दा नहीं मान रही, और जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो पेट्रोल, डीजल और गैस ये इसको जीएसटी में लाने के लिए खुलकर पत्र नहीं लिख रहे, बैठकर राजनीति तो सारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अबूझ पहली ये हो चली, देखिए जीएसटी काउंसिल पर महंगाई मान ही नहीं रही है। देखिए सरकार महंगाई को मान रही तरीके से आदत हो गई। देखिए विजेंद्र जी, उसको लग रहा है कि एक चेहरा है जो बाकी बहुत से काम कर रहा है, इसलिए हम 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। देखिए विजेंद्र जी, ये एक सच्चाई है कि मोदी का भी कोई विकल्प नहीं है
और सामने पूरा मैदान खाली पड़ा है, उसी का फायदा मिल रहा है। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो रशिया में जो महंगाई की दर है वो 16% के लगभग है। अगर अमेरिका की बात करें तो 9.1% के लगभग है। ब्राजील में ज़्यादा है। और दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि मंदी दुनिया में आएगी लेकिन भारत में बच जाएगी, भारत इससे बच निकलेगा। और जो अधीर रंजन जी निर्मला को निर्मला कहते थे, अगर वो इस मंदी से इसको बचा लेते हैं तो ये निर्मला इस राजस्थान को और इस देश को सबला बना सकती है। ये भी कांग्रेस को समझना पड़ेगा। कांग्रेस अभी भटकी हुई है, उसे मुद्दों की तलाश है। वो अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ईडी के खिलाफ कार्रवाई के बजाय इस महंगाई के मुद्दे को पहले ही पकड़ लेती तो आज ये दौर कांग्रेस को नहीं देखना पड़ता, ये हाशिए पर नहीं जाते। लेकिन आरपी विजय जी, सर अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। गले में सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करना, कभी प्याज की गंठियां लगा लेना, ये सब बीजेपी ने किया अपने दौर में जब वो विपक्ष में थे। और आप कहोगे दर्जन भर में आपको बयान भी सुनाऊंगा जब विपक्ष में थे। सत्ता में आते ही ऐसा क्या हुआ कि उस तरफ देखना ही बंद कर दिया? विजेंद्र जी, आप इस बात को फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ 2020, 21, 22 ये 2 साल के अंदर है। 2 साल के अंदर भी हमने जो महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन है, उसको 6% से कम रखा है। सर बुरा मत मानिए, मेरी बात सुनो पहले, देखो बीच में आप देखो मेरी बात सुनो पहले सर, आप फिर उसके बाद में आप उसका जवाब दे देना तरीके से रखिए। मुझे ये बताइए, आप इसको 6-7% कह रहे हैं, जरा बताइए बीते 3 साल में सिलेंडर के दाम में कितना गुना बढ़ोतरी हुई है? सर आपको ये भी पता होना चाहिए। नहीं सर, आम आदमी का पहले जो थी वो कितना गुना बढ़ोतरी? सुनो मेरी बात, पहले सब्सिडाइज थी, हमारे को कितना टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने? 8 साल के अंदर आपने कोई भी डायरेक्ट टैक्स देखा क्या जो बढ़ा है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स आप देखो कि जो जनता की बात कर रहा हूं ना, मुझे छोड़िए ना, उसको घटा करके हमने जनता को सिलेंडर कितने का पड़ रहा है? 18% पे एवरेज लाया। बताइए ना सर, सिलेंडर कितने का पड़ रहा है जनता को? कितना फायदा हुआ उसको देखो आप पहले। 33% हमारी एवरेज कितनी महंगी हो गई 20 साल के मुकाबले? 18% पे लेके आए हम, 15% की कमी हुई है। आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जब डायरेक्ट टैक्स पिछले 8 सालों में एक बार भी नहीं बढ़ाया है। आप क्या बात कर रहे हो कि अल्टीमेटली अगर हम ये पैसा बढ़ा देते और यहाँ कम कर देते तो भी आपको क्या कहते कि साहब इधर तो टैक्स बढ़ा रहे हैं और इधर कम कर रहे हैं। विजेंद्र जी, एक्चुअली ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं सर इन 10 सेकंड में। जी देखिए विजेंद्र जी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अभी जो महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन खाद्य तेल सस्ता हुआ है, दालें सस्ती और सब्जी की मांग है, सब्जी मांग आपूर्ति और बाजार पर निर्भर करती है। पैदावार अगर ज्यादा होती है तो सब्जी को हमने 2-2 रुपए किलो में भी बिकते देखा है। सब्जी पर कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है। अगर मांग और बात है तो डिमांड में उसमें कंट्रोल होता है, वो होता है। सबसे अहम मुद्दा है जो ईंधन वाला मुद्दा है, वो सबसे अहम मुद्दा है। ईंधन का है मेनली वो है कि महंगाई से सारी महंगाई इन्फ्लुएंस है। उसमें सारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का लेटर लिखे जीएसटी में शामिल करना चाहते हैं। सर मेरे पास वक्त की कमी, 1 मिनट सर, 1 मिनट। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, क्या महंगाई के मुद्दे पर जिस अभियान की बात कांग्रेस कर रही है वो क्रैश कोर्स तो नहीं होगा या डिस्टेंस एजुकेशन की तरह तो नहीं होगा कि एक रैली आज की, फिर 6 महीने बाद की, फिर अगले महीने कर दी, फिर 2 महीने बाद कर दी? जनता के साथ कनेक्टिविटी माने की जैसे रेगुलर क्लासेस होती है वैसी कांग्रेस की रहेगी? विजेंद्र जी, आप सही कह रहे हो। लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से विपक्ष की एक महती भूमिका होती है, जिम्मेदारी होती है, उसी प्रकार मीडिया है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यहाँ पे जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं वो कांग्रेस के नेताओं को किस प्रकार से कटाक्ष कर रहे हैं, किसी में एहसास नहीं बचा कि सत्तारूढ़ दल से, सत्ता के आसन पे बैठे हुए व्यक्ति से ये पूछा जा सके, उनसे जवाब मांगे जा सके। जो 2014 में 414 रुपये का सिलेंडर, 57 रुपये में डीजल छोड़ के गए थे, आखिर क्या वजह है? आज सिलेंडर 1053 का हो गया है, डीजल 94 हो गया है, 13 बार आप तो ऑयल बॉन्ड छाप के चले गए। आपने क्या किया? बोलने का 414 में दे करके एक बचा है, ऑयल बॉन्ड आपने दे करके चले गए, देश को कितना नुकसान कर गए तो देखते ही नहीं है आप लोग। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुनने का साथ रखिए, सुनने का साथ रखिए। 414 का दे करके आज की तारीख में बस इस देश के अंदर ये भोंपू है, ये इस देश के अंदर पता नहीं है चौधरी जी, देश के अंदर ये भोंपू है और इसी तरीके की आवाजें बोली जा रही है। आपने आपके आधे घंटे की डिबेट को खत्म कर दिया जाएगा, जनता की आवाज को दबा दिया जाएगा और ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे और लुटेरे लोग इसी प्रकार से आवाजें उठाते रहेंगे। देश का हर जिस व्यक्ति ने आवाज उठाई, चाहे वो छात्र डीजल पे आप प्रोग्राम करवा लो, लोगों
उन्होंने अवार्ड किया तो अवार्ड वापसी उन्होंने बाढ़ में लोगों के आज बाढ़ में लोगों की संपत्ति देश में बाढ़ में लोगों की संपत्ति देश के 55 करोड़ लोगों की संपत्ति के बराबर है। ये बेसिक सवाल किया था। चलिए मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। प्रोफेसर एंडी माथुर जी, एंडी माथुर जी, सर आंकड़ों को थाली में परोसकर जनता खा नहीं सकती है। जनता 20 रुपए कमाती है तो सोचती है 5 रुपए का मैं पेट में डालूं, बाकी चीजें भी होती है जो उसको व्यवस्थित करनी पड़ती है। क्या महंगाई से राहत मिल सकती है, या भी और जो बीते सालों से चलता आ रहा है उसमें एक कड़ी और जोड़ ले महंगाई के लिए? देखिए, आपका कहना सही कि आंकड़े जनता खा नहीं सकती, पर आंकड़ा किसी न किसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है। वो बताता है कि आखिर हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। चाहे महंगाई की अगर दर 7% या 7.1% आ गई तो ये आंकड़ा बताता है कि आखिर आम जनता को कितनी परेशानी हो रही होगी। अब आपका सवाल यह है कि क्या इससे राहत मिल सकती है? हाँ, अगर सरकार रेगुलेशन करे, सरकार एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन करे, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको व्यवस्थित करे, रेपो रेट को अब बढ़ाए, क्योंकि अब एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं चल सकती, बल्कि अब हमें वापस जो है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरसी चौधरी जी शुक्रिया, मॉनेटरी पॉलिसी का आरपी विजय जी आपका भी शुक्रिया जी, मिथिलेश जैमिनी जी और एंडी माथुर जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मिथिलेश जैमिनी जी ने एक बड़ी बात कही। बड़ी बात यह है कि अब जनता के लिए महंगाई मुद्दा ही नहीं है, और उसका बड़ा कारण यह कि विपक्ष उसको मुद्दा बना ही नहीं पा रहा। क्या वाकई में यही सच्चाई है कि अब पेट्रोल के दाम बेहताशा बढ़ जाएं, सब्जियों के दाम बेहताशा बढ़ जाएं, गैस के दाम बेहताशा बढ़ जाए, जनता सड़कों पर नहीं है? और ये लोकतंत्र के लिए एक सिग्नल है, अलार्मिंग सिग्नल, कि महंगाई के बढ़ते दौर में भी जनता सरकार से सवाल नहीं पूछ रही। नमस्कार।